2021 में आईपी बीएड का पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसके बाद इंग्लिश के अब आते हैं 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। इस पेपर स्ट्रक्चर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ये है वीडियो लेक्चर का पार्ट 1, जिसमें हम इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। बाकी के सभी पार्ट्स को देखने के लिए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी टॉपिक्स को सीक्वेंस में देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। वहां पर एक प्लेलिस्ट होगा जीजीएस आईपीयू बीएड 2022, जिस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर्स प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं वो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। साथ साथ आईपीयू के सभी एडमिशन डिटेल्स, डाउट्स, न्यूज, क्वेरीज, काउंसलिंग तक के सभी न्यूज एंड अपडेट आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आते हैं इंग्लिश के पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 1 था, science could give immense power to the human beings and human civilizations could benefit from it as a whole, but its improper usage has rather dwarfed human beings. We have turned slaves to machines. Human beings believe they have empowered earth with the help of technology. Instead, technological inventions now control and maneuver human beings. So which among the following could be his her research question? यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट का जो रिपोर्ट है, उस स्टूडेंट के रिपोर्ट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन रहा होगा जिसके एवज में उसने अपनी ये बात अपने रिपोर्ट में लिखी है कि व्हाट इज द इशू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन बींग्स। देख के ही लग रहा है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है जगह जगह वी हैव टर्न्ड स्लेव्स टू मशीन, ह्यूमन बींग्स बिलीव दे हैव एम्पावर्ड अर्थ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सीधा सीधा जो ऑप्शन बी है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन लॉस्ट राइट लेग इन एक्सीडेंट। ओके, यहां लिखा है द सेंटेंस अबव हैज सम आर्टिकल्स। तो सबसे पहला चीज ये आता है कि इंग्लिश में आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए एंड एन, ठीक है, ए एंड एन, ये दो इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर लिख रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट वन वेयर पॉसिबल आर्टिकल कुड बी इंसर्टेड। तो देखो ये कह रहा है कि जो ऊपर सेंटेंस लिखा है, ये जो ए एंड एन है, आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस को हम किस तरह से चेंज करें जहां पर हम ए और एन जो पॉसिबल आर्टिकल्स हैं इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द मैन लॉस्ट ए राइट लेग, ठीक है, राइट लेग इन एन एक्सीडेंट, तो हो गया राइट एंड एक्सीडेंट। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी, राइट एक्सीडेंट विल बी द राइट आंसर। A student in writing a story about a friend who is very good at speaking and putting forward ideas in a logical manner. Which expression would be best for the student to use in describing this particular ability? अब यहां पर लिखा है कि हिंट यूज फिगरेटिव लैंग्वेज। देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, स्टूडेंट इज राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्रेंड हु इज वेरी गुड एंड स्पीकिंग एंड पुटिंग फॉरवर्ड आइडियाज इन अ लॉजिकल मैनर। सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा गिफ्ट ऑफ द गैप, ये आपने ऑफन हॉलीवुड की कोई मूवीज देखोगे या इंग्लिश में एक प्रोवर्ब यूज होता है जहां पर एक पर्सन का एबिलिटी टू स्पीक विद एलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी, जो बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, फ्लुएंट वे में, बहुत ही एलोक्वेंट वे में बोल सकते हैं, तो वहां पर कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैप। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द फ्रेंड ऑफ द गिफ्ट ऑफ द गैप। Tennyson is not the greatest of all poets. Identify the type of adjective in this sentence. सबसे पहला क्वेश्चन, एडजेक्टिव क्या होता है, प्लस कितने टाइप का होता है। तो एडजेक्टिव तो बेसिकली कोई नाउन होता है, नाउन आपको पता होगा, कोई भी नाउन होता है तो संज्ञा का जो विशेषता होती है उसके बारे में बताता है। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन। प्लस कितने टाइप का होता है, तो टोटल ये जो है 8 टाइप्स के होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि उन 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में से ये कौन सा एडजेक्टिव है। देखो किसी भी चीज के बारे में लिखा हुआ है, इस बात पर एम्फेसिस दिलाने के लिए हम कई बार उसके पीछे प्रीफिक्स सफिक्स कुछ लगाते हैं, उसको हम एडजेक्टिव की तरह आप लेमन लैंग्वेज में कहो तो समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो दौड़ता है, मैं कहूं बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, तो बहुत जो तेज है वहां पर हो जाएगा वो एक तरह से विशेषण है, उसकी रफ्तार को बता रहा है कि उसकी रफ्तार बहुत तेज है, वो दौड़ रहा है बहुत तेज है, वो चलता है बहुत तेज चलता है। तो तेज जो है वहां पर क्या हो रहा है कि उसके रफ्तार की विशेषता बता रहा है। तो उसी तरह जो सुपरलेटिव वाले एडजेक्टिव्स होते हैं ये किसी भी चीज का एक्सट्रीम फॉर्म बताते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म बताने का मतलब या तो एकदम अपर लिमिट के बारे में बोलेंगे
या तो एकदम लोअर लिमिट के बारे में बोलेंगे, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट तो सीधे लोवेस्ट, फास्टेस्ट तो स्लोवेस्ट, हाईएस्ट तो स्मॉलेस्ट, इस तरह से। तो यहां पर क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, तो सीधा सीधा ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। A pidgin is a language that develops among the adult native speakers of different languages. A pidgin becomes a Creole when it is acquired as a first language. लिख रहा है a pidgin becomes a Creole when it is acquired as a first language. All piggins are Creoles? नहीं, ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है। लिख रहा है कि a pidgin becomes a Creole, तो ऐसा तो है ही नहीं कि all piggins are Creole। तो ऑप्शन 1 तो सीधा सीधा गलत हो गया। अच्छा, A Creole is always acquired as a second language, जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये भी गलत है, क्योंकि a pidgin becomes a Creole when it is acquired as a first language। तो यहाँ पर दे रहा है कि second language की बात कर रहा है कि Creole is always acquired as a second language, तो ऑप्शन नंबर 4 सीधा सीधा दिख रहा है गलत है। तो 2 and 3 is the right answer, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3। Parrot is more a dash of bird than ostrich। पहला तो ये समझ लो कि ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो उड़ता नहीं है, और प्लस प्रोटोटाइप क्या है, पैरट एक मॉडल है, तो ऑब्वियसली पैरट इज मोर अ प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ बर्ड। एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एपिटोम सबका कोई जरूरत नहीं है, और इंस्टेंस और इंक्लिनेशन इजी इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो पैरट इज अ प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ बर्ड देन ऑस्ट्रिच, क्योंकि ऑस्ट्रिच एक ऐसा चिड़िया की प्रजाति है जो उड़ता नहीं है और लैंड पे रहता है, उसका एग वगैरह बहुत बड़ा होता है, तो बहुत लोग उसको एकदम चिड़िया की प्रजाति में एक पल को लेंगे भी नहीं। तो पैरट इज द prototype of a bird than ostrich. You are educated enough to understand the little details of the issue. Mark the adverb. सबसे पहला कि adverb क्या होता है, तो adverb is a word that adds more information, और जानकारी देता है about something, किसी भी चीज के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है you are educated enough, enough मतलब देख रहे हो और ज्यादा जानकारी दे रहा है, educated नहीं, educated enough, sufficient educated, educated enough। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर, एनफ की बात हो रही है, क्योंकि ये वर्ड एजुकेटेड के रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल इन द रेड स्कार्फ इज डांसिंग, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। सबसे पहला कि प्रेडिकेट क्या होता है, देखो प्रेडिकेट वो है जो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ना किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, गर्ल है, ठीक है, लड़की के बारे में बात हो रही है। तो व्हाट इज द गर्ल डूइंग, द गर्ल इन द रेड स्कार्फ इज डांसिंग। तो कहीं भी प्रेडिकेट पूछेगा तो वहां सेंटेंस में कुछ ऐसी बात लिखी होगी कि जो सब्जेक्ट है, जिस मेन पार्टी जिसके रिगार्डिंग बात हो रही है, वो कुछ कर रहा होगा, तो वो जो उसका एक्शन होता है टेल्स इट अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। तो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग इज डांसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द पेयर विच एग्जिबिट्स द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर, मेल फीमेल। ये लास्ट ईयर जो डेली बाइट्स के पेड मेंबर थे उनके कंप्लेन पर मैंने इस क्वेश्चन को क्लेम भी किया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट और डिबेट था, लेकिन इसका राइट आंसर है डेड अलाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स होल्ड्स ट्रू फॉर अ डायलेक्ट। ठीक है, डायलेक्ट क्या होता है, किसी भी लोकल भाषा का, जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणवी लोग हरियाणवी एक्सेंट में बोलते हैं, दिल्ली वाले तेरे को मेरे को करके बोलते हैं, लखनऊ में आप चले जाएंगे तो बहुत ही तहजीब की बात की जाती है, यस आइए बैठिए यहाँ बताइए बोलिए कहिए, बोल सब हिंदी ही रहे हैं, तो सबका डायलेक्ट अलग अलग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स होल्ड्स ट्रू फॉर अ डायलेक्ट, इट कैन बी रिटन, इट हैज हैड अ ग्रामर, नहीं, इट इज रीजनल वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, रीजन टू रीजन के हिसाब से चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपने सुना होगा, आई एम ऑन माई ईयर्स। आप डेली बाइट्स के इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपने कहीं सुना होगा कि आई एम ऑन माई ईयर्स, तो मतलब कि बहुत अटेंटिवली सुन रहे हो। तो वी ऑल आर ईयर्स, तो मतलब कि जो कोई भी देख रहा है या सुन रहा है तो मतलब पूरा पूरा अटेंशन दे रहा है उस बात पे। तो ऑप्शन नंबर बी 11 का पे फुल अटेंशन इज द राइट आंसर। जय एंड सारा नेवर सॉ आई टू आई ऑन एनी अदर, but on the issue of ecological imbalance he took Sarah's advice in good part, which of the following best explains the underlined phrase in the sentence। कौन सा फ्रेज को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है। तो गुड पार्ट का सिंपल सा मतलब है कि took the advice without offense, मतलब कि दोनों के बीच में पहले बनती नहीं थी आई टू आई किसी भी मैटर पर, जो एग्री नहीं करते थे, लेकिन जहां पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात आई जो है जय ने सारा की बात को गुड पार्ट में लिया।
तो मतलब बिना किसी ऑफेंस के लिया, तो ऑप्शन सी हो गया, टुक द एडवाइस विदाउट ऑफेंस। बाकी आप आईपीयू बीएड के एग्जाम में श्योर शॉर्ट परफॉर्मेंस बूस्टर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जीजीएस आईपीयू बीएड 2022 वाले प्लेलिस्ट में आपको दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन बैचेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगा। आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम के बहुत ही बेहतर प्रिपरेशन के लिए, जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, आईपीयू बीएड के मॉक टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस सीट, हर चीज को कवर कराया जाता है, सो दैट इजीली आप आईपी के सबसे टॉप कॉलेज एससीईआरटी में पहुंच सकें। उन बैचेस में किस तरह पढ़ाई होता है, क्या होता है, वहां पर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे। सिंस हमारे डीयू बीएड के बैचेस में जो स्ट्रेंथ होती है ऑलमोस्ट आईपीयू के डबल होती है, तो डीयू बीएड में जिस तरह से पढ़ाई होता है उन सभी स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सो दैट आप फीडबैक देख सको स्टूडेंट्स का, उसके बाद ही आप बैच ज्वाइन करने को सोचो कि कितना बेस्ट प्रिपरेशन आपके लिए ये होगा और बैच ज्वाइन करना फ्रूटफुल है कि नहीं। लास्ट ईयर आईपी बीएड में अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने दिल्ली बाइट्स से क्वालिफाई किया था। ऑलमोस्ट 1/4 कैंडिडेट्स जो एससीईआरटी में जो प्रेजेंट में आईपीयू से बीएड कर रहे हैं वो दिल्ली बाइट से उन्होंने अपना नोट्स, प्रिपरेशन मटेरियल वगैरह एक्सेस किया था। जो आज आईपीयू के एससीईआरटी कॉलेज में पढ़ते हैं उन सब स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल फीडबैक और प्रिपरेशन सेशन भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। एंड यू कैन बूस्ट योर परफॉर्मेंस बाय विजिटिंग www.delhibytes.in, जहां पर बीएड टीचिंग से रिलेटेड के कोर्स के सभी मॉड्यूल्स का इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। बीएड में एडमिशन लेने से लेकर आपके टीचिंग के जॉब तक, बीएड में पढ़ाई के साथ साथ बीएड के बाद प्रिपरेशन को लेकर सभी रिसोर्स और कोर्स मॉड्यूल आपको इस टीचर एजुकेशन रिसोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग people from political, social and legal restrictions is called emancipation. ऑप्शन डी। इमेंसिपेशन का सिंपल सा मतलब है कि अपने आप को सभी बॉन्डेजेस से, हर चीज से मुक्त करना। तो अपने आप को मुक्त करना किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी गतिविधियों से, रिस्ट्रिक्शन से, हर चीज से, उसको हम कहेंगे इमेंसिपेशन। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज स्विमिंग इन द गिवन सेंटेंस? सबसे पहला चीज कि स्विमिंग क्या है? स्विमिंग इज अ नाउन, संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है? जहां पर किसी वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का एक सूचक शब्द हो, जहां पर प्लेस, एक्शन, क्वालिटीज, इन सब चीजों के बारे में बताया हो, तो स्विमिंग इज अ नाउन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी। फिर ऑफन आप देखते हैं बहुत से लंबी लंबी चीजों का हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपीयू को हम बोलते हैं आईपी यूनिवर्सिटी। तो वो आईपी यूनिवर्सिटी जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो वो क्या होता है? वो एक्रोनिम है। तो उसी तरह नासा का कह रहा है कि जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्रोनिम। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड एज ओमनी प्रेजेंट। देखो अंतर्यामी को क्या कहते हैं? ओमनीसेंट। जो सभी जगह प्रेजेंट हो उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, ऑल पावरफुल हो, उसे कहते हैं हम ओमनीपोटेंट। और एम्बीवेलेंट का इन तीनों शब्द से कोई संबंध नहीं है। एम्बीवेलेंट इज लाइक मिक्स्ड फीलिंग हो, मिलता जुलता मतलब फीलिंग्स के रिगार्डिंग है बेसिकली। मार्क द ऑड वन आउट। ब्रेड एंड बटर, सॉल्ट एंड पेपर, निडल थ्रेड, टॉल शॉर्ट जैसा कोई इस तरह का कॉमन वो नहीं होता है जो हम उसे यूज करते हो। शी क्राइड आउट against the imposition of the new law. What does the underlined phrase best stand for? कोई नया कानून आया, farmers cried out against the imposition of the new law. कृषि कानून के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। They cried out against the imposition of the new law. They protested. तो ऑप्शन 18 का होगा, क्वेश्चन 18 का होगा ऑप्शन डी, प्रोटेस्टेड। फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है। फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल द स्टैम्प इज ओनली अ टाइनी पीस ऑफ पेपर यूज्ड फॉर पोस्टल सर्विसेज. These people fail to understand the passion of a stamp collector. They also do not understand how the stamp collectors find time for such a hobby. They do not realize that many people do purchase stamps willingly and take pleasure in collecting them. It is thus important to have a hobby, and what could be better than collecting stamps? Read this sentence. For them it is nothing but a waste of time, money and labor. Where should this sentence be added in the paragraph to make the most sense? तो यहां पर देखिए एक सेंटेंस दे रखा है, फॉर देम इट इज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। तो कह रहा है कि ये देखो पॉइंट दिया 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4, सेंटेंस 5, कौन से सेंटेंस के बाद ये वाला सेंटेंस फिट बैठ जाएगा? तो दे ऑल्सो डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ द स्टैम्प कलेक्टर्स फाइंड टाइम फॉर सच अ हॉबी, फॉर देम इट इज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। तो आपको देख के लग रहा है कि सेंटेंस 3 के बाद ये वाला सेंटेंस फिट बैठ जाएगा।
तो आफ्टर सेंटेंस 3, अगर किसी को इंग्लिश का पेपर कठिन लग रहा है तो जस्ट आपको एक मैं फीडबैक रिव्यू शेयर कर दूं। पिछले 2-3 साल से मैं आईपी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो ये जो लास्ट ईयर पेपर आया था थोड़ा इसका लेवल ऊंचा था, और इंग्लिश का जो पेपर है इसके प्रीवियस ईयर भी आपको सेम प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, तो उसका लेवल थोड़ा इजी था, वो आसान था कंपेयर टू 2021 वाले पेपर को। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ एग्जॉस्टेड? लिखा है देखो, नॉट एन एंटोनिम ऑफ एग्जॉस्टेड, मतलब कि सिंपल सा सिनोनिम बोल रहा है। नॉट एन एंटोनिम का मतलब क्या हुआ? सिनोनिम पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम नहीं पूछ रहा है। तो एग्जॉस्टेड का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आई मीन सिनोनिम क्या हो जाएगा? वियरी। तो एक तरह से नॉट एन एंटोनिम, वो सिनोनिम को उसने नॉट लिखकर जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन कर दिया। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एमेट्योर मतलब एक्सपर्ट हो, अ गुड प्रोफेशनल की बात हो रही है, प्रोफेशनल्स को एमेट्योर भी कहते हैं। तो 21 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हेन यू अंडरटेक अ रिसर्च यू विल नीड टू गैदर द डेटा सैंपल्स, इसका होगा ऑप्शन बी। लेकिन यहां पर आप देखो ना, तो अगर दी न भी लगाएं, द न भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। व्हेन यू अंडरटेक अ रिसर्च यू विल नीड टू गैदर डेटा सैंपल्स। तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल था, तो लास्ट ईयर बहुत से कैंडिडेट्स ने नो आर्टिकल इज नीडेड ये मार्क किया था, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, क्वेश्चन को बोनस कर दिया था कि अगर किसी ने ऑप्शन बी मार्क किया है तो उसको भी बोनस मार्क्स दे दिया गया था, उसको भी मार्क्स दे दिया गया था। किसी ने ऑप्शन डी मार्क किया था तो उसको भी मार्क्स दे दिया गया था। तो ये जो डिस्प्यूटेबल क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली वो एग्जाम्स में बोनस हो जाता है। आइडियाज अबाउट द डैश लैंग्वेज टू मार्क डैश differ substantially from one culture to another. Fill in the blanks with suitable words. Ideas about the appropriate language to mark politeness differ substantially. Ideas about the appropriate language, हम लोग कहते हैं appropriate language यूज करो, तो appropriate language to mark politeness. पोलाइटनेस मतलब कि शालीनता, उसमें फर्क होता है। उदाहरण के तौर पे हरियाणा में अगर बहुत प्यार से भी कोई बात की जाए तो लगेगा मारपीट कर रहे हैं, और लखनऊ वाले जो है ज्यादा शालीन तरीके से, तहजीब से कह लीजिए जैसा कि कहा जाता है। तो पोलाइटनेस सब्सटेंशियली डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। कोई हरियाणा में है, कोई लखनऊ में, दोनों के बोलने के तरीके में आपको डिफरेंस दिखेगा। जॉनी हैड बीन ईटिंग शुगर व्हेन हिज मॉम वॉक्ड इनटू द किचन। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस। तो ये क्या होगा, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 24 का सी। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू ह्यूमैनिटेरियन। फिलैंथ्रोपी लोग कहते हैं ना, बहुत फिलैंथ्रोपी मत करो, ह्यूमैनिटेरियन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप लेने के लिए IPBEd2999 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको एक वीडियो लेक्चर का लिंक आएगा। सभी टर्म्स कंडीशन जानने के बाद आप डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा जहां डेली बेसिस पर रेगुलर और क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा होगा जहां पर रेगुलर करंट अफेयर के न्यूज एंड अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में परफॉर्मेंस बूस्टर्स के लिए। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।